सत श्री अकाल जी। प्रोफैसर सिमरनजीत सिंह की क्लास में तुहाडा स्वागत है जी। मेरे कई विद्यार्थी जो लंबे अरसे तो मेरे नाल जुड़े ने, उन्होंने जिवें कि पता है कि मैं रीड पंजाबी दे नाल संबंधित क्लासां उत्कर्ष दे विच लै चुकिया हाँ, पर हर कोई विद्यार्थी है जिहड़ा ओह कोर्स जिहड़ा ओह नहीं खरीद सकदा। इस करके मेरा जरिया हुण यही है तुहाडे तक पहुँचण दा, क्योंकि ये जिहड़ा सिलेबस है ये करवाना बहुत ज़रूरी है। हर कोई विद्यार्थी हुण ये चाहुंदा है कि मैं चाहे मैं फस्ट लैंगवेज चाहे सैकेंड लैंगवेज पंजाबी जरूर रखां। कारण की है, क्योंकि इस कंपीटीशन एग्जाम दे विच पंजाबी जिहड़ी भाषा है वो एक तो सीखण दे विच सरल है, दूसरा की है कि इहदे विच नंबर दूजियां भाषावां की तुलना नाल सौखे बन जाते हैं। प्रश्न है जिहड़ा वो गलत होने की थोड़ी जी संभावना होर घट जाती है, क्योंकि काफ़ी सरल जिहड़ा हुंदा इहदा पैटर्न। इस करके हर विद्यार्थी चाहुंदा है कि कंपीटीशन एग्जाम है ना, इस करके वध तो वध नंबर है जिहड़ा वो लैणे जरूरी हुंदे ने। हुण इत्थे की है, आपां गल करिए सब तो पहला सिलेबस ते गल पहुँचण तो पहला आपां भाषा बारे गल कर लईए। सिलेबस है जिहड़ा ये तुहाडे कोले होना बहुत जरूरी है। जेकर तुहाडे कोले सिलेबस है, सिलेबस नहीं है तो तुसीं कंपीटीशन एग्जाम की जंग नहीं लड़ सकते। इस करके सिलेबस जरूर रखा करो अपने कोल। गल करते हैं सब तो पहला भाषा की, क्योंकि आपां पंजाबी भाषा पढ़नी है। उहदे विच की है, आपां धुनियां पढ़ांगे, उसके शब्दों बारे पढ़ांगे, वाक बारे पढ़ांगे, अर्थ बारे पढ़ांगे। तो पंजाबी भाषा पढ़न तो पहला सानू भाषा बारे दो चार गल्लां पता होनियां बहुत जरूरी है, जो कि आम जिहियां गल्लां सधारण जिहियां गल्लां ने। जिवें पहली गल आपां जो हालांकि गल की है कि जिहड़ी भाषा है इसनूं एक परिभाषा दे विच इसनूं कवर कर देना ये है जी एक टेढ़ी खीर, मतलब नहीं हो सकती। पर की है, विद्वानां दे अलग अलग अपने अपने वख-वख विचार ने, उन्हां दे विचों आपां कुछ एक गल्लां कढ के करदे हां। जिवें कहिंदे आ कि भाषा जिहड़ी ओह साडे लोक जीवन दा अहम अंग है। लोक जीवन का अहम अंग है जी, वो की है जी भाषा। ठीक है जी, एक गल हो गई। हुण एक्चुअली दे विच गल की है कि जेकर भाषा ना हुंदी तां मनुख जाति की होंद नहीं सी होनी। सो मनुख जाति की होंद एग्जिस्टेंस जां अस्तित्व जिन्हों कह दिंदे आ, मनुख जाति की होंद भाषा करके ही है जी। मनुख जाति की होंद मौजूद रूप दे विच होना, होंद अस्तित्व जिहड़ा हुंदा शब्द उसनूं कहा जाता है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जिन्हों कह दिंदे आ। मनुख जाति की होंद ते अस्तित्व वो भाषा के सहारे ही खड़ी है। जेकर जिन्ना चिर इस समाज के उपर भाषा जिउंदी है उन्ना चिर ही मनुख जींदा है, क्योंकि जेकर भाषा ना रही तो की होवेगा कि मनुख का एक दूजे नालों संपर्क टुट जाएगा, क्योंकि मनुखों का साडा आपस दे विच गलबात करन दा, विचार साझे करन दा जरिया की है, भाषा ही तो है ना। सो होर गल जेकर आपां करिए, लोक जीवन का सब तो अहम अंग है जी मनुख जाति की जिहड़ी होंद है, अस्तित्व है, वो भाषा के सहारे खड़ी है। होर की है, मनुखी सभ्यता का सब तो कीमती सरमाया, सब तो कीमती धन, सब तो कीमती पूंजी। मनुखी सभ्यता का सब तो कीमती धन जां सरमाया, शरमाया नहीं सरमाया, जां पूंजी। सरमाए तो बनया सरमाएदारी शब्द, पूंजीवाद नूं कह दिंदे सी सरमाएदारी। सो धन जां सरमाया जां पूंजी समानार्थी शब्द ने। मनुखी सभ्यता का सब तो कीमती धन जां सरमाया जां पूंजी वो की है जी भाषा। ये हो गई जी कॉमन जिहियां गल्लां। होर आपां गल करदे आ, थोड़ा व्याकरण दे कोल ले जाण दी कोशिश करिए भाषा नूं। सो की है कि जिहड़ी भाषा है ना, मनुखी मूँह विचों निकलियां सार्थक धुनियां का इकट्ठ है।
ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ ਸੰਜੋਗ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਸਮੂਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ, ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਪ੍ਰੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਸਤਿਤਵ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਧੁਨੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ। ਸੁਣਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ 2 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 2 ਤੱਤ ਹਨ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜੀ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੀ 2। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੀ 2। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧੁਨੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ। ਬਸ ਇਹ 2 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਵਸਤੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਜੀ ਇਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ 2 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਸਥੂਲ ਆਧਾਰ, ਸਥੂਲ ਆਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਥੂਲ
ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਥੂਲ। ਸੋ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਥੂਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ। ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਧੁਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਹਨ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਨੇ, ਦੋ ਨੇ, ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ। ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ। ਰੂਪ, ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੌਖਿਕ ਨੰਬਰ 1, 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੇ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਰੂਪ। ਉਚਰਿਤ ਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਰਿਤ ਰੂਪ। ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਜਾਂ ਉਚਰਿਤ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਿਤ ਜਾਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧੁਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ? ਲਿਪੀ ਦੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਓ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ। ਤੇ ਗੌਣ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਣ ਹੈ। ਗੌਣ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਿਖਿਤ ਜਾਂ ਲਿਪੀਬੱਧ ਰੂਪ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਉਚਰਿਤ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਣਿਤ ਰੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਵਰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਵਰਣਿਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੌਖਿਕ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ ਜੀ 2, ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ ਜੀ 2, ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਰੂਪ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਪਟਾ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਿਤ,
ठीक है जी, जिवें रूप ने उवें ही प्रकार ने, इक्को ही गल है, मौखिक अते लिखित। ठीक है जी। हुण मेरा इनू अलग करन दा कारण की सी, क्योंकि एक तां सी जिहड़ी मौखिक भाषा है उसनूं कहा जाता है जी बोलचाल की भाषा। भाषा का एक प्रकार है बोलचाल की भाषा, मौखिक नूं कह दिता जाता है। लिखित नूं कहा जाता है जी टकसाली भाषा। इस दे होर भी नाम ने, इन्हां बारे भी आपां चर्चा करांगे। सो इत्थे की है कि भाषा के प्रकारां की गल कर रहे हैं, बिल्कुल उही सेम ही जिवें भाषा के रूप ने, दो रूप ने, मौखिक ते लिखित, उवें सेम ही है। प्रकार इक्को ही गल है, प्रकार जां रूप सेम ही है, मौखिक अते लिखित। मौखिक दे विच की हुंदा है, बोलचाल की भाषा जिहड़ी हुंदी है। असीं रोज़ाना जिंदगी दे विच मौखिक रूप दे विच बोलचाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना साडी रोज़ाना जिंदगी दे विच असीं किहड़ी इस्तेमाल करते हैं जी, बोलचाल की भाषा रोज़ाना जिंदगी दे विच। ठीक है जी। पर की है कि जिहड़ी साडी लिखित भाषा है जां टकसाली भाषा जिन्हों कह दिंदे आ, वो असीं जदों लिखित रचना करनी होवे, कोई लिखित रचना करनी होवे, उदों असीं की करते हैं जी, लिखित भाषा की रूप करते हैं, जिसका नाम दूजा की है जी टकसाली भाषा जां केंद्री भाषा, म्यारी भाषा जिन्हों कह दिंदे हैं। हुण इत्थे इहनूं अलग करन दा कारण की सी, क्योंकि जो आपां गल करनी है जी व्याकरण तक अपनी पहुँच आपां करनी है, इस करके मैं इत्थे इसनूं टकसाली भाषा अलग तो थोड़ा लिखिया है। लिखित भाषा नूं टकसाली भाषा भी कहा जाता है। अच्छा, आपां एक गल आपां नूं पता हुंदी है कि जिहड़ा साडा व्याकरण है ना, वो लिखित भाषा के अनुसार हुंदा है। इस गल का आपां थोड़ा जिहा ध्यान दे विच रखना है। हुण मैं इत्थे नोट करके दो गल्लां लिखदा, बहुत इंपोर्टेंट गल्लां हैं जी। ये इत्थे तुहाडी सारी जिहड़ी कोई शंका है वो सारी क्लीयर हो जाएगी। हुण इत्थे की है कि जो व्याकरण की सिक्ख्या हुंदी है ना, किसी भाषा का जो व्याकरण है, व्याकरण की सिक्ख्या लिखित भाषा अनुसार हुंदी है, लिखित भाषा अनुसार हुंदी है। बोलचाल जदों असीं मौखिक रूप दे विच भाषा नूं वरतदे हैं ना, तां उदों असीं व्याकरण की खुल्ल लै लैंदे आ। जदों असीं किसी नाल गल्लां करदे आ, बोलचाल जदों किसी नाल आपां करदे आ, मौखिक रूप दे विच जदों असीं भाषा वरतदे आ, आपां की करदे आ भी पूरा थोड़ा आपां कोई वाक पूरा थोड़ा बोलते हैं, करता प्लस कर्म प्लस क्रिया पूरा नहीं बोलीदा आपां, फिर भी आपां अपने विचार अगले नाल साझे कर जाने हैं। कारण की है, क्योंकि बोलचाल की भाषा दे विच असीं व्याकरण की खुल्ल लै लई है। सो की है कि पर लिखित भाषा दे विच असीं एवें दी खुल्ल नहीं लै सकदे। लिखित जां जदों टकसाली रूप हो जाए भाषा का किसी का, लिखित रचना जदों करनी होवे तां उहदे विच जिहड़ियां असीं गल्लां मान लो बोलदे हां, वो आपां लिखित रचना दे विच नहीं कर सकदे। लिखित रचना जदों एक वाक असीं बोलांगे उदों असीं आपदे हिसाब नाल बोल दिंदे हां, कोई दिक्कत नहीं है जी। उहदे विच करता प्लस कर्म प्लस क्रिया वाला जिहड़ा असीं सूत्र है वो असीं नहीं ध्यान दे विच रखदे। पर जदों असीं एक वाक नूं लिखांगे तां उदों असीं करता प्लस कर्म प्लस क्रिया वाला जां कह सकदे हां व्याकरण वाला, जो व्याकरण का जो रूप है उसनूं आपां सामने रख के फिर लिखित भाषा आपां लिखांगे। इस करके की है कि व्याकरण की सिक्ख्या जिहड़ी लिखित भाषा अनुसार हुंदी है, जां व्याकरण का संबंध है जिहड़ा वो लिखित भाषा नाल हुंदा है। हुण एक प्रश्न अगे पैदा हुंदा तुहाडे, दूसरी गल मैं लिख दिना, व्याकरण का संबंध है जी साडा वो लिखित भाषा दे नाल है जी। ठीक है जी, गल हो गई, व्याकरण का संबंध लिखित भाषा दे नाल है, लिखित भाषा दे नाल है। अच्छा, हुण सवाल खड़ा हुंदा है, इहदा मतलब यह है कि बोलचाल की भाषा दे नाल व्याकरण का कोई संबंध नहीं है जी? हैगा जी। इहदा जवाब की है, अच्छा जे तुहानूं प्रश्न जे तां इस तरह लाइन मान लो आ जाए तां तुहानूं पुछे कि यह लाइन सही है जां गलत है, कि कुछ नहीं कह सकते, ये लाइन है जी बिल्कुल सही, क्योंकि मैं गल नोट पा के लिखी हुई है। अच्छा, हुण दूसरी गल अगर कहे कि व्याकरण का संबंध केवल लिखित भाषा दे नाल है तां नहीं जी, इत्थे गलत हो गया जी। केवल लिखित भाषा दे नाल नहीं है, लिखित भाषा दे नाल तां है,
ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੰਪਰੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਗਏ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਿਖਤ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖਿਓ ਕਿ ਲਿਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਜਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਵਿਆਕਰਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੱਕੇ ਹਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਕ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰਤਾ ਪਲਸ ਕਰਮ ਪਲਸ ਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਵਿਆਕਰਣ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ, ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਲਿਖਤ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ, ਜਮਾਂ ਸ਼ਿਓਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਯਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇ ਜੀ 4 ਅੰਗ। ਹੁਣ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ
थोड़ा जिहा वधा के लिखण की कोशिश की है, इस करके है बस। क्योंकि असी वख-वख व्याकरण साडी पढ़न की आदत है, सानू एवें हुंदा कि असी हो सकीए भी जिन्नियां किताबां ने वो सारियां पढ़ लईए, पर असल दे विच की हुंदा कि असी जिन्ना पढ़ते जाने आ सानू उन्ना ही गांह दी गांह कन्फ्यूजन हुंदा जांदा है। इस करके मैं ये कन्फ्यूजन जा थोड़ा दूर करने वास्ते कीता। सो गल करते हैं जी भाषा के अंगां दी। ठीक है जी, भाषा के अंग जिवें मनुखी शरीर के अंग ने उवें भाषा के भी अंग है जी। वैसे कॉमन गल्लां तुसीं ध्यान दे विच रखणियां, उस तो अगे कुछ रखण की जरूरत नहीं है। याद ज़्यादा मतलब डीप जाण की लोड़ नहीं है। साडे जिहड़े सिलेबस का पैटर्न है वो बड़ा सौखा है, सरल है। भाषा के अंग ने जी 4, किहड़े किहड़े ने जी। नंबर 1 है जी धुनियाँ। ठीक है जी, एक अंग हो गया जी धुनियाँ। दूसरा अंग हो गया जी शब्द, धुनियाँ तो बन गए जी शब्द। तीसरा अंग हो गया जी वाक, और चौथा अंग हो गया जी अर्थ। अर्थ, हाँ जी, ये ने जी 4 भाषा के अंग। सब तो पहला बस ध्यान रखियो कि भाषा के अंग किन्ने हैं जी 4। किहड़े किहड़े हैं जी। धुनियाँ, शब्द, वाक, अर्थ। धुनियाँ तो बनते हैं जी शब्द, शब्दां तो अगे बनते हैं जी वाक, ते कुछ शब्द इवें दे हुंदे हन जो अर्थ संबंधां के आधार पर जिन्हां दा मतलब जिन्हां दा वर्णन किया जाता, जिन्हां नूं इलैबोरेट किया जाता, उन्हां नूं अर्थ की श्रेणी दे विच रख दिता, जिहदे विच की हुंदा है कि अर्थ के आधार पर कुछ शब्द हैं। अर्थ के आधार पर कुछ शब्द हैं जिन्होंने एक वक्री श्रेणी के विच रख लिया गया है। जदों आपां व्याकरण की गल करांगे तो इन्हां 4 बारे आपां पढ़ांगे। धुनियाँ दे विच आपां धुनियाँ दा बोध पढ़ांगे, जिहदे विच असीं पंजाबी भाषा की जिहड़ी लिपि है उहदे बारे गल करांगे। ये आपां अगे विचारां करांगे। शब्द दे विच असीं जिवें कि शब्द रचना किवें हुंदी है, शब्दां दीयां जिहड़ियां अड्ड-अड्ड भेद ने, नाम पड़नाम, वो सारा शब्दां दे विच आ जांदा है। वाक दे विच जिहड़े असीं जिवें कि वाकंश हुंदा है, उपवाक, वाक, पूरी वाक बनन की पूरी प्रक्रिया जी, उहदे बारे गल करांगे। अर्थ दे विच भी आपां वेखांगे कि अर्थ संबंधां के आधार पर जिहड़े कोई शब्द ने उन्हां दीयां श्रेणियां किवें बनदियां, ये भी आपां चर्चा करेंगे। फिलहाल की है भाषा के 4 अंग नहीं, 4 अंगां तो भाषा बनती है जी। धुनियाँ, शब्द, वाक अते अर्थ। धुनियाँ तो बन जाते हैं जी साडे शब्द, शब्दां तो अगे चलते हैं जी साडे वाक, वाकां तो अगे की है जी। हालांकि वाक है जिहड़ी वो अंतिम इकाई है, उस तो उपरंत एक होर एक मतलब चौथा अंग बनाया गया है, जिसका की है कि अर्थ के आधार पर कुछ शब्द ने जिन्होंने एक वक्री श्रेणी के विच रखा गया है, उन्हां दे बारे भी आपां गल करांगे। हुण आपां सफ़र तय करिए जी भाषा तो पंजाबी भाषा का। भाषा बारे आपां काफ़ी गल्लां कीतियां, भाषा के तत्व, भाषा के रूप जां प्रकार, भाषा के अंग, व्याकरण का संबंध है जिहड़ा वो किहड़ी भाषा दे नाल है, दोनों दे नाल ही है जी। पर की है कि लिखित रूप दे विच व्याकरण के नियम है जिहड़े वो पक्के हुंदे हन, पर मौखिक रूप दे विच पक्के नहीं हुंदे। सो भाषा तो पंजाबी भाषा की गल करते हैं। दुनिया दे विच की है कि भाषावां ने वो बहुत ने, उन्हां दी गिणती दिनों दिन हो रही है, तो पर की है गिणती दे विच नहीं आउंदियां। कोई किन्नी गिणती दस दिंदा, कोई गिणती, आपां गिणती तो कोई मतलब नहीं आपां नूं। अपना की है कि दुनिया दे विच की है कि सारियां भाषावां नूं भाषा के परिवारां दे विच वंडिया अलग अलग। उहदे विचों असीं अपना जिहड़ा साडा भाषा परिवार है पंजाबी दा, उहदी आपां गल करदे हां। संसार दे भाषा परिवारां दे विच, संसार दे विच जिहड़ियां जिन्नियां भी भाषावां ने वो वख-वख परिवारां दे विच वंडियां होईयां ने। उन्हां दे विचों एक परिवार का नाम है भारोपी भाषा परिवार। एक परिवार है जी जिहदा नाम है भारोपी। 2 शब्दों का समूह है, भारत अते यूरोप। भारोपी भाषा परिवार, ठीक है जी, भाषा परिवार। भारोपी भाषा परिवार तो ही भारत अते यूरोप दीयां भाषावां अड्ड-अड्ड हो जांदियां है। ते जिहड़ी भारत दा जिहड़ा अगे भारत अते यूरोप 2 भाषा, यूरोप की भाषा अलग हो गई ते जिहड़ी साडी भारत वाली सी वो अलग आ गई। उहदे च की होया कि साडी जिहड़ी भाषा परिवार है
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਆਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਅੱਛਾ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਵੇਦਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਭਾਸ਼ਾ। वैदिक संस्कृत दूसरा नाम वैदिक संस्कृत। आर्यई भाषा परिवार की एक भाषा किहड़ी सी? वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत, जिस भाषा दे विच वेदां की रचना की गई है। तो वेदां की रचना हुई है जी पंजाब की धरती से। पंजाब का नाम सब तो पहला सी सपत सिंध, जिहड़ा नाम वेदां दे विच भी आया है, सपत सिंध नाम। सो पंजाब प्रिंसीपल तेजा सिंह का यह कहना है, साडे पंजाबी भाषा के एक निबंधकार होए ने जी प्रिंसीपल तेजा सिंह। वो कहिंदे जी जिहड़ी वेदां की रचना, जिहड़ी वेद पहला ऋग्वेद है जिहड़ा, उस दी रचना पंजाब की धरती उपर हुई है। उन्हां दा कहना सही भी है, क्योंकि पंजाब का ही पुराना नाम है सप्त सिंध। सो वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत। उस तो बाद की होया कि वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत सी, इसका व्याकरण बना दिता गया। तो व्याकरण के अनुसार की होया कि मेरे वर्गियां तो बेचारियां तो बोली ना जाया करे। व्याकरण के अनुसार व्याकरण के नियमां दे विच बज गई जिहड़ी भाषा, वो फिर तरक्की नहीं करती, अगे डेवलप नहीं करती। फिर लोगों ने की कीता, आम जन सधारण जिहड़े लोग सी उन्होंने एक वक्री भाषा अपनाई, जिसनों आपां कह दिंदे हां प्राकृत। शाब्दिक अर्थ है सहज सुभावक, नैचुरली, सहज सुभावक। ये वैदिक भाषा तो अगे आ गई जी प्राकृत भाषा। हाँ जी, प्राकृत के अर्थ हैं जी सहज सुभावक। प्राकृत भाषा एक सी जिवें पाली भाषा, जिहदे विच बौद्धियां ते जैनियां दीयां जिहड़ियां रचनावां होईयां हन, ते अशोक दे शिलालेख भी असीं पाली भाषा दे विच पढ़दे हां। वो है जी प्राकृत जां सहज सुभावक जिन्हों कह दिंदे हां। उहदे विचों फिर की होया कि इहदा भी व्याकरण बना दिता गया। जदों इहदा व्याकरण बनाया, फिर की कीता, आम जन सधारण ने एक विगड़ी हुई भाषा बोलनी शुरू कर दी, अपभ्रंश। अपभ्रंशां दा फिर अगे निर्माण हो गया। हाँ जी, अपभ्रंश। जदों अपभ्रंश बोलियां हो गईयां, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ हुंदा है विगड़िया होया रूप, किसी चीज़ का विगड़िया रूप, भ्रिष्ट होया, विगड़िया रूप, उन्होंने कह दिंदे आ जी अपभ्रंश। सो अपभ्रंशां जदों पैदा हो गईयां, फिर दो अपभ्रंशां का जिक्र आउंदा है। एक का नाम आउंदा है जी शोर सैनी, ठीक है जी, एक शोर सैनी नाम आउंदा है, ते एक का नाम आउंदा है जी पिशाची। पिशाची जिन्हों पिशाची शोर सैनी है, तो जिहड़ी मथुरा के इलाके की बोली सी उन्होंने कह दिता सी शोर सैनी। पिशाची है जिहड़ी, यह भी एक भी अपभ्रंश भाषा सी। ते पिशाची का अर्थ बनता है भी पिशाचां की बोली, मतलब भी भूतां प्रेतां वाली, पिशाच जिहड़े हुंदे ने, पिशाची। तो शोर सैनी ते पिशाची, इन्हां दोवां दा दो अपभ्रंशां दा जिहड़ा इत्थे आपां गल थोड़ी जी रोकदे आ। कारण की है? क्योंकि इत्थे की है, एक सिद्धांत दिते गए ने वख-वख विग्यानियां दे। एक शोर सैनी सिद्धांत है, एक पिशाची सिद्धांत है, एक कैकई सिद्धांत है। उन्हां सिद्धांतां दी आपां गल करदे आ जी, वो की चीज़ है, उदों बाद आपां इस क्लास नूं समाप्त करांगे। एक विद्वान होया जी डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रीयरसन। डॉक्टर ग्रीयरसन उन्हें की किया, भारत दीयां सारियां भाषावां दा सर्वेखण करना शुरू करता।
गल सीगी जी 1927 दी। उसने अपना एक सर्वेखण तैयार किया जिसका नाम रखा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषाई सर्वेखण, भारत का भाषाई सर्वेखण किया उसने, भाषाई सर्वेखण उन्हें किया। तो उन्हें की किया कि इहदे विच पंजाबी भाषा नूं भी लिया, पर उन्हें एक दिक्कत खड़ी करती। वो की सीगी शोर सैनी। उन्हें की किया, पंजाबी नूं दो भाषावां वख-वख मन्निया, एक तो पूर्वी पंजाबी जो साडे इस मौके भारत दे पंजाब विच बोली जाती है जी, पूर्वी पंजाबी। दूसरी उन्हें कहता जी पश्चिमी पंजाबी। ग्रीयरसन कहता भी ये दोवें भाषावां ने, इन्हां दा आपस दे विच कोई मेल नहीं है, ये दोवें अलग अलग भाषावां ने। उसने की कहा कि जिहड़ी साडे भारत पंजाब वाली सी उसनूं तां कहता पूर्वी पंजाबी, ते जिहड़ी पश्चिमी पंजाबी जिन्हों अजकल कहने लਹਿੰਦੀ, पाकिस्तान दे पंजाब वाली लਹਿੰਦੀ, लਹਿੰਦੀ दा विरोधी शब्द होगा चढ़दी। सूरज चढ़दा है जी पूर्व वालों, इस करके पूर्वी पंजाबी। तो दूसरा है जी पश्चिमी, पश्चिम वाल छिपदा है, सूरज लਹਿੰਦਾ है, इस करके इन्हूं लਹਿੰਦੀ भी कह दिता जाता है। सो पूर्वी पंजाबी ते पश्चिमी पंजाबी डॉक्टर ग्रीयरसन कहता भी ये दोवें वख-वख भाषावां ने, पर एक्चुअली दे विच की है कि यह पंजाबी दीयां दो उप भाषावां हन। उपभाषा की हुंदी है? उपभाषा वो भाषा हुंदी है कि जो मतलब की है कि एक भाषा दो भाषा होण, मान लो वो दोवें थोड़े बहुते एक दूजे नाल थोड़ा बहुता फर्क होवे, पर दोवां दी लिपि एक होवे, जां दूसरे शब्दां दे विच की कह सकते हैं, अगर लिपि एक नहीं है तो उन्हां दी बोली एक है, उन्हां दे शब्द ने जिहड़े वो इक्को जे ने। सो उन्हां दा सोमा एक है, मतलब कि जिथों पैदा होईयां ने वो इक्को ही है। सो पूर्वी पंजाबी ते पश्चिमी पंजाबी थोड़े बहुते फर्क दे नाल ने, ये दोनों पंजाबी दीयां उप भाषावां हन, दोनों अलग अलग भाषावां नहीं हन। डॉक्टर ग्रीयरसन दे इस सिद्धांत नूं कहा जाता है द्वैतवाद का सिद्धांत। ये नाम सुन लो जी किन्ने है। एक तो हैगा जी द्वैतवाद का सिद्धांत, द्वैतवाद। दूसरा इहदा नाम है जी दोभाषिक सिद्धांत, दो भाषा दे विच। दूसरा है जी एक है होर है जी नाम दुवंडी सिद्धांत। तीन सिद्धांत के नाम ने द्वैतवाद, दोभाषिक जां दुवंडी। ये डॉक्टर ग्रीयरसन, मैं कीवर्ड लिख रहा सिर्फ क्योंकि मैनूं पता है कि तुसीं आप जे नोट्स बना रहे हो तो तुसीं इहनूं लिख लओगे। सो ग्रीयरसन ने 1927 दे विच भारत का भाषाई सर्वेखण किया, तो उसने एक बहुत वड्डी गलती की। वो कहता भी पूर्वी पंजाबी ते पश्चिमी पंजाबी दोनों वख-वख भाषावां हन, जिवें पंजाबी ते हिंदी दोनों वख-वख भाषावां हन, उवें ही उहदा कहना सी कि पूर्वी पंजाबी ते पश्चिमी पंजाबी दोनों वख-वख भाषावां हन। सो उन्हें की कीता कि पूर्वी पंजाबी, उन्हें कहा कि पूर्वी पंजाबी का स्रोत, पूर्वी पंजाबी शोर सैनी तो पैदा हुई है। पूर्वी पंजाबी तो उन्हें कहता कि शोर सैनी तो पैदा हुई है, शोर सैनी अपभ्रंश तो। ते जिहड़ी पश्चिमी पंजाबी जां लਹਿੰਦੀ है वो पिशाची अपभ्रंश तो पैदा हुई है। वो कित्थों हुई है जी? पिशाची, पिशाची अपभ्रंश तो पैदा हुई है। उसने ये गल कह दी। इस सिद्धांत का नाम है द्वैतवाद, दोभाषिक जां दुवंडी। हुण इत्थे की है कि दो साडे सामने अपभ्रंशां ने, एक का नाम है शोर सैनी, एक का नाम है पिशाची। पिशाची भी सिद्धांत कईयां ने दिता है। उन्होंने कहा है कि ये जिहड़ी कई विद्वानां ने तो यह भी कहा कि जिहड़ी पंजाबी भाषा है वह पिशाची अपभ्रंश तो पैदा हुई है। पर हुण असल गल करते हैं, ये तो हैगा जी ग्रीयरसन का। यह रीट लेवल ते प्रश्न पूछा भी जा चुका है, शायद CTET च पूछा होवे कि डॉक्टर ग्रीयरसन का नाम नहीं पाया, तो सिर्फ इन्ना ही कि पंजाबी भाषा का निकास होया है। सो उत्थे की सी ऑप्शन शोर सैनी, पिशाची जां होर कोई होणगे दो ऑप्शन होर। सो उहदा सही उत्तर की सी शोर सैनी। अच्छा, ये तो हैगा जी डॉक्टर ग्रीयरसन के अनुसार। हुण की है, ग्रीयरसन का सिद्धांत है जिहड़ा उन्होंने गलत साबित कर दिता गया है। तो हुण की होया, अपभ्रंशां दे विचों पंजाबी नूं अपभ्रंशां, इन्हां अपभ्रंशां दे मेल तो दो स्थानक बोलियां बनदियां ने। उन्हां दे विचों एक दा नाम है कैकई, कैकई
एक कैकई स्थानक बोली है, लोकल लैंग्वेज, जिसका नाम है स्थानक बोली है जी, स्थानक बोली लोकल लैंग्वेज कहते हैं। अज दे समय की है, डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह साडे पंजाबी दे महान विद्वान ने, उन्होंने की कहा है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह के अनुसार, जिवें आपां पढ़ते हैं ना कि डॉक्टर ग्रीयरसन के अनुसार पंजाबी भाषा का निकास शोर सैनी अपभ्रंश तो होया है, उवें ही डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह के अनुसार, डॉक्टर प्रेम प्रकाश सिंह के अनुसार, प्रेम प्रकाश सिंह के अनुसार की है जी, पंजाबी भाषा का निकास, पंजाबी भाषा का निकास स्थानक बोली, पंजाब दे किसी टाइम एक हिस्से च बोली जाती सी, यह स्थानक बोली लोकल लैंग्वेज, स्थानक का मतलब लोकल, स्थानक एक बोली बोली जाती सी जिसका नाम सी कैकई, स्थानक बोली कैकई तो होया है। थोड़ी BSTC वाली बुक दे विच एक गल लिखी हुई है, जरूर पढ़ियो। सो ये जिहड़ा ये ग्रीयरसन का प्रश्न है जिहड़ा वो आ चुका है। सो अगर मान लो कि हुण इत्थे एक होर भी दिक्कत हो सकती है, हालांकि इस तरह का प्रश्न कदे पूछा नहीं जाता हुंदा, जिहड़ा मतलब की है कि जिस दे उपर कोई संशय होवे वो प्रश्न घट पूछा जाता है। सो इत्थे गल की है कि जिहड़ा डॉक्टर प्रेम प्रकाश है उन्हें एक सीधा कह दिता है कि पंजाबी भाषा का जिहड़ा निकास है वो स्थानक बोली है जिहड़ी वो कैकई तो होया है। सो इहनूं कहा जाता है कैकई सिद्धांत, कैकई सिद्धांत। सो आपां जिहड़ा की है कि पंजाबी भाषा का जिहड़ा असीं निकास है हुण कर चुके हाँ, स्थानक बोली तो साडी हो गई है जी पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा का जन्म है जिहड़ा ਉਹ वैदिक भाषा तो होया है, वैदिक संस्कृत इस भाषा का साडी पंजाबी भाषा का मूल सोमा है। उस तो बाद की है वैदिक भाषा प्राकृतां ते अपभ्रंशां विचों गुजरदी हुई अगे अपभ्रंशां का जदों रूप वटा लैंदी है तो उस तो उपरंत अपभ्रंशां तो एक स्थानक बोली निकलती है कैकई, जिस तो पंजाबी भाषा का निकास होया है। आपां हुण गल पंजाबी भाषा ते पहुँच चुके हैं जी। हुण आपां गल करांगे जी अगले जिहड़ा होऊगा अपना वीडियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।